दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरटेनमेंट फ्राई में। आज हम बात करेंगे मोशन पिक्चर के विकास के बारे में, एक रोमांचकारी कहानी के बारे में और फोटोग्राफी के जन्म के बारे में भी। जब हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो हम क्या सोचते हैं? मनोरंजन के बारे में। और मूवी या फिल्म मनोरंजन का अहम हिस्सा है। और दोस्तों, मोशन पिक्चर और फोटोग्राफी को डेवलप करने में कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस विकास यात्रा में कई राज भी छिपे हैं। कई आविष्कार में तो दशकों लग गए हैं, सदियां लग गई हैं धीरे धीरे किसी चीज के इजाद में। किसी नई चीज के पीछे कई छोटी बड़ी कहानियां होती हैं, कई मजेदार किस्से होते हैं। चलिए बात की शुरुआत इससे करते हैं कि पहली फिल्म कौन सी थी। पहली मोशन पिक्चर लुई ले प्रिंस की राउंड हे गार्डन सीन को माना जाता है। यह फिल्म 1888 में इंग्लैंड के लीड्स में रिकॉर्ड की गई थी। यह लगभग 2 सेकंड से कुछ ऊपर की थी यह फिल्म। इसमें लुई ले प्रिंस के कुछ परिवार के सदस्यों को एक बगीचे में घूमते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, ली प्रिंस एक फ्रेंचमैन थे और इंग्लैंड और अमेरिका में भी काम करते थे। इस छोटी सी फिल्म के साथ एक बहुत बड़ा राज भी छिपा है। जिस कैमरे से ले प्रिंस ने यह मोशन पिक्चर बनाई थी, उस कैमरे को कभी भी पब्लिक के बीच में डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाए ले प्रिंस। कहा जाता है कि ले प्रिंस जब इस कैमरे का और इस मूवी का पेटेंट कराने जा रहे थे तो रास्ते में ट्रेन से वो लापता हो गए। और इससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि उनके मरने की पुष्टि 7 सालों बाद हुई। एक और राज यह है इस फिल्म के साथ कि इसको फिल्माने के 10 दिन के बाद ही उनकी सास सारा व्हिटले का भी देहांत हो गया। ले प्रिंस के गायब हो जाने के कारण उनके कैमरे का कभी भी पेटेंट नहीं हो पाया, जिससे राउंड हे गार्डन सीन बनाया गया था। और कैमरों का पेटेंट उन्होंने कुछ कराया था जो मल्टी लेंसेज की थी। और वैधानिक तौर पे पहली फिल्म बनाने का क्रेडिट उन्हें नहीं मिला, जबकि सबसे पहले उन्होंने ही दुनिया की सबसे पहली फिल्म बनाई थी। इस कहानी के साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में हम अलग से किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यह जानना दिलचस्प होगा कि कैमरे के इजाद तक या मोशन पिक्चर के इजाद तक पहुंचने के पहले क्या हुआ। मोशन पिक्चर और कैमरे की मंजिल को पाने के पहले क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। पहला कैमरा बना था, उसका इजाद हुआ था, उसके पहले चित्रों को हिलाया जाता था और देखा जाता था कि चित्र कैसे अपना छाप छोड़ते हैं, कैसा इल्यूजन देते हैं। ऐसे ही यंत्र में नाम था थौमाट्रोप। थौमाट्रोप ऑप्टिकल खिलौने की तरह थे जो कागज और रस्सी से बनाए गए थे, जो बुनियादी ऑप्टिकल इल्यूजन्स को दिखाते थे। यह विक्टोरियन काल में बहुत लोकप्रिय हुए थे। इसका एक साधारण सिंपल एग्जाम्पल था जिसमें एक पक्षी जो एक पिंजरे से भागता हुआ दिखाया जाता है। थौमाट्रोप का एक साइड चिड़िया का था और दूसरा साइड उसमें पिंजरा दिखाया गया था। उपकरण की रस्सियों को तेजी से घुमाया जाता था, जिसमें चिड़िया पिंजरे में पहले फंसते हुए और फिर उससे बाहर निकलते हुए, यानी उसे छोड़ते हुए दिखाई देती थी। यह एक इल्यूजन के कारण होता था। 1832 में एक थोड़े और उन्नत उपकरण जिसे फेनाकिस्टोस्कोप कहा जाता है, उसका आविष्कार किया गया था। फेनाकिस्टोस्कोप
वास्तव में निरंतर गति को, मोशन को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहला एनिमेशन उपकरण था। यह आवर्ती दृश्य के सिद्धांत का उपयोग करता था, जिसमें गति की भ्रांति उत्पन्न होती थी और फिल्म के समान तरीके से यह काम करता था। दोनों मामलों में वे चित्रों के बीच न्यूनतम अंतर रखते थे ताकि गति की भ्रांति उत्पन्न हो। इसमें एक कार्डबोर्ड डिस्क पर एक चित्रों की सीरीज ली जाती थी, श्रृंखला बनाई जाती थी और फिर हर छवि के बीच में, हर पिक्चर के बीच में कार्डबोर्ड में छेद किए जाते थे। फिर एक हैंडल के साथ एक स्पिंडल डिस्क के बीच में रखा जाता था ताकि डिस्क को हाथ से आसानी से घुमाया जा सके। फिर स्पिंडल के टिप को, उसकी नोक को एक आईने पर रखा जाता है जिसमें पिक्चर्स की सीरीज होती है, श्रृंखला है। यह यूज करने वाला फिर कार्डबोर्ड डिस्क को तेजी से घुमाने के लिए स्पिंडल को घुमाता है और जब व्यक्ति छेदों के माध्यम से, मतलब होल से देखता है तो पिक्चर एक लूपिंग एनिमेशन के रूप में चलते हुए प्रतीत होती है। इससे आगे बढ़ते हैं। 1890 में थॉमस एडिसन और उनके सहायक विलियम डिक्सन ने पहला मोशन पिक्चर कैमरा विकसित किया। इसे किनेटोग्राफ नाम दिया गया। अगले साल 1891 में 1891 में एडिसन ने एक और रोचक आविष्कार किया, किनेटोस्कोप एक मशीन थी जिसमें एक होल छिद्र दर्शक को एक बार में एक व्यक्ति को एक फिल्म की पट्टियां देखने की अनुमति देती थी। जैसे ही वह एक प्रकाश से गुजरती थी, प्रकाश के पास गुजरती थी, एक हिलाने वाली चित्र का प्रभाव बनता था। फ्रांस में दो प्रसिद्ध आविष्कारक लुमियर भाइयों ने अपने पिता से एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात की जो इससे रिलेटेड थी। उन्होंने पहले ही एक फोटोग्राफिक प्लेट फैक्ट्री भी चलाई थी दोनों भाइयों ने, लेकिन किनेटोस्कोप का प्रदर्शन देखने के बाद उनके पिता को यकीन हो गया कि उनके बेटे किनेटोस्कोप को सुधार सकते हैं ताकि और आगे फिल्म भी बनाई जा सके। और इसमें बड़े भाई लुई ने लुमियर की सिनेमैटोग्राफ आविष्कार की। इसका पेटेंट 1895 में किया गया था। यह आविष्कार एक कॉम्बिनेशन फिल्म कैमरा और प्रोजेक्टर था जो स्क्रीन पर चलती हुई मूविंग पिक्चर को प्रदर्शित कर सकता था और आधुनिक सिनेमैटिक प्रोजेक्शन के लिए यह आधार बना। इसमें पूरे दर्शकों की एक पूरी भरी हुई थिएटर में एक साथ लोग मूवी या पिक्चर देख सकते थे। इन भाइयों ने 1896 में फ्रांस में सिनेमा घर खोले। उन्होंने कई कैमरामैन को नौकरी दी जो उनके लिए ऐसी फिल्म बनाएं जिसे देखने के लिए दर्शक पैसे दें। वह कौन सी फिल्म थी जो उन्होंने दिखाई? पहला वाणिज्यिक कॉमर्शियल फिल्म स्क्रीनिंग था क्या? पहली कॉमर्शियल फिल्म स्क्रीनिंग पेरिस में 1895 के मार्च में हुई थी। उसके बाद लुमियर भाइयों ने अपने सिनेमा घरों को भी खोला। लुई और अगस्त लुमियर ने अपने आविष्कार के प्रदर्शन के बारे में प्रोपेगेट किया, प्रचार किया, जो पेरिस के ग्रैंड कैफे में हो रहा था। उन्होंने अपने कारखाने से वर्कर्स को, कामकाजी लोगों की एक छोटी फिल्म बनाई और दिखाई। इस फिल्म ने उनकी सिनेमैटोग्राफ को बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट किया, दिखाया और उन्होंने इस प्रदर्शन को उत्साहित गेस्ट्स के लिए आयोजित किया था। इस सफल डेब्यू के बाद उन्होंने उसी वर्ष के 28 दिसंबर को दैनिक फ्रांसीसी जीवन के कुछ छोटे दृश्यों की कई फिल्में दिखाई। इस बार उन्होंने प्रदर्शन में प्रवेश के लिए
पैसे भी लिए थे, यानी टिकट के पैसे थे। सिनेमैटोग्राफ है क्या? सिनेमैटोग्राफ जो पहला उन्होंने बनाया, पहले मोशन पिक्चर यंत्रों में से एक था जो कैमरा और प्रोजेक्टर दोनों के रूप में उपयोग किया जाता था। लुई और ऑगस्ट लुमियर फ्रांस के लियो में फोटोग्राफिक सामग्री के निर्माता थे। उन्होंने इसे तैयार किया था, जो एक तरफ WKL डिक्सन और थॉमस एडिसन के किनेटोस्कोप और किनेटोग्राफ सिस्टम पर आधारित था, और दूसरी तरफ एमिल रेनॉन की पेरिस के थिएटर ऑप्टिक पर भी यह बेस्ड था। डिक्सन और एडिशन के आविष्कार से लुमियर्स ने स्प्रोकेट वुंड फिल्म का आइडिया लिया और रेनो के प्रोजेक्टिंग का विचार भी लिया, ताकि एक के बाद एक फ्रेम को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सके। सिनेमैटोग्राफ एक कैमरा के रूप में भी काम करता था और इसमें फिल्म के अतिरिक्त प्रिंट भी बनाए जा सकते थे, एक से ज्यादा। किनेटोग्राफ की तुलना में जो बैटरी द्वारा चलाया जाता था और 1000 पाउंड यानी कि करीब 453 किलोग्राम से अधिक का था। सिनेमैटोग्राफ हैंड क्रैंक था, हल्का, करीब 20 पाउंड यानी कि 9 किलोग्राम के बराबर था, और बहुत उम्दा आविष्कार था यह उस समय के लिए, उस वक्त के लिए। यह स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मशीन के साथ कैसी फिल्में बनेगी या बनती है, इस पर प्रभाव डालता था, इससे गवर्न होते थे। एडिसन फिल्म्स शुरुआत में सर्कस या वोडेविल के कार्यों जैसे सेटअप को दिखाते थे, जो एक छोटे से स्टूडियो में लिया जा सकता था, ताकि किसी इनर्ट कैमरे के सामने उसका प्रदर्शन किया जा सके और पिक्चर लिया जा सके। जबकि पहले लुमियर फिल्में मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स थी, यानी एक्चुअलिटीज थी, जो वास्तविक लोकेशन पर आउटडोर्स में शूटिंग की गई थी। दोनों ही मामलों में फिल्में स्वयं एक सिंगल अनएडिटेड शॉट से बनती थी, जो लाइफ लाइक मूवमेंट को कैप्चर करती थी। उनमें बहुत कम या कोई नैरेटिव ही नहीं होता था। लुमियर ने प्रोजेक्शन में एडिशन द्वारा उपयोग किए गए 40 फ्रेम प्रति सेकंड की जगह पे, यह जो दर था 46 फ्रेम पर सेकंड, उसकी जगह पे 16 फ्रेम से काम किया, और सिनेमाटोग्राफ फिल्में 1 मिनट से कम समय के लिए चलती थी। सिनेमाटोग्राफ ने यूजर्स को आसानी से चलाने और डेवलप करने, विकसित करने और मोशन पिक्चर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए सुविधा प्रदान करती थी। तो इस प्रदर्शन के बाद कुछ महीनों के भीतर ही यह यंत्र पूरे यूरोप और उत्तर अमेरिका में उपयोग किया जाने लगा। 1894 से 1905 तक 1905 तक लुमियर ब्रदर्स और उनके कैमरा ऑपरेटर्स ने पूरी दुनिया के विषयों पर, सब्जेक्ट्स पर 1400 से अधिक फिल्में बनाई, एक बड़ी तादाद। और इस प्रारंभिक दौर में, समय में, लुमियर टेक्नोलॉजी जो थी वह यूरोपियन स्टैंडर्ड बन गई। और क्योंकि लुमियर अपने कैमरा ऑपरेटर्स को विश्व भर में अनोखे विषयों की तलाश में भेजते थे, एक विजन था इसके पीछे, अथक परिश्रम था। इसीलिए सिनेमैटोग्राफ रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान में दूरस्थ सिनेमाओं का एक नींव यानी कि फाउंडेशन बन गया। लुमियर भाइयों ने 1907 में 1907 में पहला व्यावसायिक रंगीन फोटोग्राफी प्रक्रिया को भी लॉन्च किया। ऑटोक्रोम एक एडिटिव कलर मोजाइक स्क्रीन प्लेट प्रोसेस था। लुमियर भाई
रंगीन छवियों को पकड़ने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसे ऑटोक्रोम प्लेट कहा गया था, ऑटोक्रोम लूमियर, और 1903 में उन्होंने ऑटोक्रोम लूमियर विकसित किया। इस प्रक्रिया में एक ग्लास प्लेट का प्रयोग किया जाता था जिसमें सूक्ष्म आलू स्टार्च के पार्टिकल की एक परत होती थी जो लाल, हरा और नीले बैंगनी रंग में रंगा गया था। लैम्प ब्लैक का उपयोग इसमें किया जाता था गैप्स को भरने के लिए। इन आलू के ग्रेन्स के लेयर ने छोटे रंग के फिल्टर के रूप में कार्य किया जो केवल कुछ रंगों को फोटोग्राफिक इमल्सन तक पहुंचने देती थी, और इस तरह स्टार्च के फिल्टर से जो प्रकाश गुजरती थी उसको इमल्सन ने रिकॉर्ड किया और एक पूर्ण रंग की छवि प्रस्तुत की। ऑटोक्रोम्स के पिक्चर्स में एक एस्थेटिक अपील होता था, एक ड्रीमी इफेक्ट होता था जो कि पैस्टेल्स जो होते थे स्टार्स के, उसके फिल्टर के कारण होता था। ऑटोक्रोम लूमियर तुरंत सफलता बन गई और विश्व भर के फोटोग्राफर्स द्वारा बहुत तेज गति से, त्वरित गति से अपनाई गई है टेक्नोलॉजी। यह पोर्ट्रेट से लेकर लैंडस्केप और स्टिल लाइफ तक को कैप्चर करने के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। अल्फ्रेड स्टिग्लिट्ज, एडवर्ड स्टिकेन और पॉल ऑटरब्रीज जैसे प्रसिद्ध फोटोग्राफर्स ने इस प्रक्रिया का, इस प्रोसेस का उपयोग करके सुंदर और नई प्रकार की कई रंगीन छवियों को बनाया, उसे जमीन पर उतारा। ऑटोक्रोम लूमियर की लोकप्रियता ने नए रंगीन फोटोग्राफी प्रक्रियाओं के विकास को भी, डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया, जैसे कोडाक्रोम और एग्फा कलर। इन प्रोसेस ने लूमियर भाइयों द्वारा रखे हुए आधारों पर निर्माण किया और रंगीन फोटोग्राफी के साथ क्या संभव है उसे आगे बढ़ाने का काम किया। ऑटोक्रोम लूमियर ने फोटोग्राफी की कला, इस आर्ट और विज्ञान पर, इसके टेक्नोलॉजी पर गहरा प्रभाव डाला। यह फोटोग्राफर्स को जीवंत रंग, लाइफ लाइक रंगों में दुनिया को कैप्चर करने की अनुमति देता था, जिससे पिक्चर्स अधिक लाइफ लाइक और इमोशनली रेजोनेंट लगती थी। इसने साथ ही आधुनिक रंगीन फोटोग्राफी के विकास का मार्ग भी खोला, जो अब हमारे दैनिक जीवन में सर्वव्यापी है, सब जगह देखा जाता है। अब हम वापस आते हैं रंगीन फिल्म पे। पहली रंगीन फिल्म क्या थी, कैसे बनी थी? बहुत सारी खोई हुई फिल्में हैं जिनमें कुछ रंगीन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया है, जैसे जॉर्ज मेलियस की हिस्टोरिकल 1902 की फिल्म अ ट्रिप टू द मून में भी हैंड कलर्ड प्रिंट है। अलग अलग तरीके से कलर का इवोल्यूशन हुआ। एडिसन ने अपने किनेटोस्कोप, जो पहले हमने बात की किनेटोस्कोप के बारे में, उन्होंने अपने किनेटोस्कोप के लिए कुछ फिल्मों को फ्रेम दर फ्रेम पेंट किया। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एनाबेल की सरपेंटाइन डांस है, जो 1895 में 1895 में रिलीज की गई। फिल्म में एक महिला को एक लंबा बहते हुए परिधान में नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जिसमें उसके आस्तीन में स्टिक छुपे हैं जो परिधान को फूलने और हिलने में मदद करते हैं। जैसे ही वह नृत्य करती है, परिधान विभिन्न रंगों में बदलता है। उसके बालों को एक चमकदार नारंगी लाल रंग दिया गया है। हालांकि प्राकृतिक रंग में, नेचुरल कलर में प्रोजेक्टेड पहली मोशन पिक्चर या किनेमा कलर कहलाने वाली फिल्म अ विजिट टू द सी साइड कही जाती है। यह फिल्म 8 मिनट लंबी है और ब्रिटेन में बनाई गई है।
इसमें लोगों का समुद्र तट का दौरा करते हुए, नृत्य करते हुए और यहाँ तक कि सिर्फ चलते जाने या घोड़े से चलाए गए ट्रैम के साथ छोटे क्लिप्स दिखाए गए हैं। कलर को पहली बार काले और सफ़ेद फिल्मों में हाथ से रंग भरकर टिंटिंग, टोनिंग और स्टेंसिलिंग के माध्यम से जोड़ा जाता था। 1906 तक कलर सेपरेशन के प्रिंसिपल का उपयोग ब्रिटिश किनेमा कलर प्रक्रिया के साथ, प्रोसेस के साथ प्राकृतिक रंग की फिल्म बनाने के लिए किया गया, जिसे पहली बार 1909 में जनता के सामने पेश किया गया था। किनेमा कलर एक अतिरिक्त प्रक्रिया थी जिसमें अल्टरनेटली बदलते हुए लाल और हरे फिल्टर को अप्लाई किया जाता था, जो कैमरे के सामने और प्रोजेक्टर के सामने वाले शटर के सामने लगाए जाते थे। किनेमा कलर मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्री या एक्चुअलिटीज़ फिल्मों के लिए उपयोग किया जाता था, जैसे 1912 की एपिक विथ आवर किंग एंड द क्वीन थ्रू इंडिया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल रनिंग टाइम 2 घंटे से भी अधिक थी। और पहली फीचर लेंथ साइलेंट मूवी में भी इसी तकनीक का उपयोग हुआ है। इस फिल्म का नाम था द वर्ल्ड, द फ्लैश एंड द डेविल, 1914 की फिल्म। इसमें कहानी एक मिस्टेकन आइडेंटिटी और 2 बच्चों की अदला बदली यानी कि स्विचिंग के एक षड्यंत्र के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें यह मूवी वास्तव में इतिहास में पहली नॉन डॉक्यूमेंट्री फुल्ली कलर्ड फीचर फिल्म है। किनेमा कलर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह सिस्टम कलर के पूरे स्पेक्ट्रम को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था, क्योंकि यह एक 2 कलर प्रोसेस थी। इसमें अन्य समस्याएं भी थी, क्योंकि यह कम्बरसम था और इसमें सक्सेसिव फ्रेम के प्रोसेस को उपयोग इसमें किया जाता था, जिससे आंखें बहुत थक जाती थी और फ्रेम पैरालैक्स की समस्या आती थी। और एक विशेष प्रोजेक्टर की आवश्यकता भी इसमें होती थी। और इसमें रंग के फिल्टर इतना लाइट एब्जॉर्ब करते थे कि स्टूडियो को खुले आसमान में बनाया जाता था। इसके बाद 1915 के बाद टेक्निकलर का जमाना आया। टेक्निकलर प्रोसेस जो 2 कलर प्रोसेस थी, यह काफ़ी कम्बरसम थी और महंगी भी थी। इसमें प्रोजेक्शन अलाइनमेंट को एडजस्ट करने के लिए टेक्नीशियन की हमेशा आवश्यकता रहती थी लगातार, जिस कारण यह एडिटिव कलर प्रोसेस सफल नहीं हो पाया। और टेक्निकलर का उपयोग अधिक व्यापक नहीं हुआ जब तक 1932 के आसपास इसकी 3 कलर प्रोसेस का आगमन नहीं हुआ। 1914 तक कई राष्ट्रीय फिल्म उद्योग स्थापित हो गए थे। इस समय यूरोप, रूस और स्कैंडिनेविया प्रमुख उद्योग थे। अमेरिका बहुत कम महत्वपूर्ण था उस समय, और अब फिल्में लंबी हो गई थी। जितने अधिक लोग फिल्म दर्शक होते गए, फिल्म उद्योग के निर्माण, वितरण और प्रदर्शन में उतना ही धन निवेश बढ़ता गया। इसलिए बड़े स्टूडियो भी स्थापित किए गए और समर्पित डेडिकेटेड सिनेमा घर बनाए गए। पर फिर पहले विश्व युद्ध ने
यूरोप में फिल्म उद्योग को बहुत प्रभावित किया और अमेरिकी उद्योग रिलेटिवली महत्व में आगे बढ़ा। प्रोजेक्टेड तस्वीरों में सिंक्रोनाइज साउंड जोड़ने की पहली कोशिशें जो थीं, वह फोनोग्राफिक सिलेंडर या डिस्क का उपयोग करती थी। सिंक्रोनाइज्ड बातचीत को शामिल करने वाली पहली फीचर लेंथ मूवी द जैज सिंगर यूएसए का 1927 का वार्नर ब्रदर्स द्वारा बनाया गया था, जो वीटाफोन सिस्टम का उपयोग करती थी, जिसमें प्रत्येक फिल्म के रील के साथ एक अलग से रिकॉर्ड डिस्क का उपयोग होता था। यह सिस्टम अस्थिर साबित हुआ और जल्द ही इसे ऑप्टिकल यानी फिल्म के किनारे पर फोटोग्राफिक रूप से रिकॉर्ड किए गए एक चेक वेरिएबल डेंसिटी साउंड ट्रैक सिस्टम से रिप्लेस किया गया, जो शुरू में मोवीटोन जैसे न्यूज रील्स के लिए विकसित किया गया था। सिनेमा के पहले 30 वर्षों की विशेषता एक इंडस्ट्रियल बेस की वृद्धि और स्टेबिलिटी थी, नैरेटिव फॉर्म का स्टैब्लिश होना और टेक्नोलॉजी का सटल यानी बारीक विकास था। प्रारंभिक 1930 के दशक तक लगभग सभी फीचर लेंथ मूवीज को सिंक्रोनाइज साउंड के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा था और मध्य 1930 के दशक तक कुछ फिल्मों में पूरे तौर पर कलर भी आ गया था। 3 कलर प्रोसेस का उपयोग हॉलीवुड में 1939 में गोन विद द विंड और द विजार्ड ऑफ ओज दोनों ही 1939 की थी और ब्रिटेन में 1946 में अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ जैसी फिल्मों के लिए किया गया था। यह टेक्निकलर का पहला सक्सेसफुल फेज था। इसके पहले किनेमा कलर की फिल्में ही चली। एकाध टेक्निकलर का जो पहला फेज था उसकी फिल्म आई थी। सिंक्रोनाइज साउंड के आगमन ने अमेरिकी उद्योग की प्रमुख भूमिका को सुनिश्चित किया और सो कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड को स्टैब्लिश किया। 1930 के दशक और 1940 के दशक के दौरान सिनेमा लोकप्रिय मनोरंजन का प्रमुख रूप बन गया था। लोग अक्सर सिनेमा घरों में हर हफ्ते 2-2 बार जाने लगे थे। शोभायमान और ऑर्नेट सुपर सिनेमा या पिक्चर पैलेसेस, जो कैफे और बॉल रूम जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते थे, कई शहरों में और नगरों में आ गए। इनमें से कई एक ही ऑडिटोरियम में 3000 से भी अधिक लोगों को आसानी से अकोमोडेट कर लेते थे। ब्रिटेन में सबसे अधिक दर्शकों की संख्या बढ़ते बढ़ते 1946 में हुई, जो हर सप्ताह सिनेमा के 31 मिलियन से अधिक दर्शक होने लगे थे। और अब और भी टेक्निकल डेवलपमेंट्स और रिफाइनमेंट फिल्मों में आती गई, तो मूवी मेकिंग खासकर फोटोग्राफी से लेकर टॉकिंग और कलर मूवी तक की ऐसी विकास यात्रा रही और यह फिल्मी मनोरंजन का क्षेत्र दिनों दिन और सुनहरा एवं दिलचस्प होता जा रहा है। उम्मीद है यह चर्चा और दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।